देखिए एक टॉपिक ये है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? किसी बॉडी को हम एक डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो करें और वो ग्रेविटी से बाहर चला जाए, यानी वो फिर लौट करके वापस प्लेनेट पर, सैटेलाइट पर, स्टार पर ना आए, तो उसी वेलोसिटी को, मिनिमम वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। यानी मिनिमम वेलोसिटी नीडेड फॉर ए बॉडी टू escape it from gravitational field। यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, मून का है तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से, या किसी अदर प्लैनेट का है तो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो एक मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तब भी वो एस्केप करेगा। अगर उससे कम वेलोसिटी है तो या तो वापस आ जाएगा या वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करने लगेगा। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो अब अगर हम अर्थ की बात कर ले तो कितनी एनर्जी चाहिए? अर्थ का एक डिफिनिट मास है, कितना एमई लेते हैं हम, इसका हम रेडियस लेते हैं आरई। अगर यहां पर कोई मास है एम, तो उसको किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि इसकी जो ग्रेविटी है, मान लो इसकी ग्रेविटी यहां तक है, तो इसके ये बाहर चला जाए, है ना? कितना होता है? 11 पॉइंट। चलिए ठीक है, देखिए क्या आता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर एक मास है m, तो इसमें कितनी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m कितना है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस कितना हम लिखते हैं? U माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इतना हम निकाल चुके हैं, कल निकाला था, और ये निगेटिव वैल्यू है। इसको जब एक डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो किया गया, उसको हम लिखते हैं V, और अगर ये फील्ड के बाहर चला जाए तो फील्ड के बाहर हम इन्फिनिटी मानते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं? जीरो। क्या लेते हैं? किसी भी फील्ड के बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो। तो इसका मतलब हमको कितनी एनर्जी देना है? यहां पर जो इनिशियल एनर्जी है, यहां इनिशियल एनर्जी कितना हमने लिया है? यू, वो है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। कितना एनर्जी प्रोवाइड करना है? जितना चेंज ऑफ एनर्जी होगा, जितना चेंज ऑफ एनर्जी होगा। तो आप लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड तो इसी को कहा जाता है एस्केप एनर्जी, टू थ्रो द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड द टू द आउटसाइड द ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड अगर हम उसको लिख दें डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है? जीरो, वहां पर जाना है। माइनस ये है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये है एस्केप एनर्जी। इसी को कहा गया एस्केप एनर्जी प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। जितना यहां पर पोटेंशियल एनर्जी था उसी की पॉजिटिव वैल्यू है ये।
उसी का ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इतने वेलोसिटी से हम बॉडी को थ्रो करें कि इतनी एनर्जी गेन कर ले वो, तो वो एस्केप कर जाएगा। तो इतने वेलोसिटी को, मान लीजिए हम ये वेलोसिटी को हमने वी से रिप्रेजेंट किया, तो जब उसको वी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हमको इतनी काइनेटिक एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करना है। तो एस्केप एनर्जी जितना है उतना ही हमको देना है। इफ वी इज द एस्केप वेलोसिटी, देन क्या बनेगा, k इक्वल टू यही हो जाएगा, k इक्वल टू डेल्टा यू, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा g एम ई एम अपॉन आर ई। तो ये देखिए m कैंसिल हो गया, और ये वी पहले 2 इधर कर लें तो 2g एम ई अपॉन आर ई, और ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो गया। चलो चलो जल्दी। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। एम मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। हम चाहें तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, स्मॉल जी हमें मालूम है, स्मॉल जी इक्वल टू था जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो इससे जी एम ई निकाल सकते हो, जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2g आर ई स्क्वायर बाई आर ई, तो आर ई कैंसिल हुआ एक, तो अब यही आया v इक्वल टू अंडर रूट 2g आर ई। ये है इसके वेलोसिटी, फार्मूला हुआ ये। किसी भी प्लेनेट के लिए हो, किसी भी सैटेलाइट के लिए हो, इसके वेलोसिटी क्या आएगा, 2 इंटू जी किसका, उस प्लेनेट का जिससे हम बॉडी को थ्रो करेंगे, और आर उस प्लेनेट का रेडियस जिससे बॉडी को थ्रो करने पर वो एस्केप करेगा। अर्थ का है तो अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ लिखिए जल्दी इसको। ये सब यूनिवर्सल रिलेशन है, अभी तो केवल अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। आप ये किसी प्लैनेट के लिए, किसी सैटेलाइट के लिए या किसी भी स्टार के लिए लगा सकते हैं। बस वहां पर उस प्लैनेट का रेडियस, उस प्लैनेट का मास या एक्सेलरेशन वहां उस प्लैनेट पर कितना है वो यूज करना रहेगा। ये सब बहुत आसान टॉपिक हैं, कठिन कहीं नहीं है इसमें, कितना याद रखने वाला हो कोई। अब इसकी अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, स्मॉल जी और आर ई, तो ये वी आ जाएगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आ जाता है 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है अर्थ के लिए, कि नहीं। याद रखेंगे कितना होता है। आप लोग नीट के ही हो, आज पहले दिन आए हो तब कह रहे, अच्छा आते हो। मैंने क्या टॉपिक पढ़ा दिया आप तक वो नहीं मालूम है कि नहीं। अब इसमें देख लीजिए, एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है। कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा। ये जो यहाँ पर मास है, जिस बॉडी को हमें थ्रो करना है उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा।
इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी विच थ्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पर डिपेंड कर रहा है? जो अर्थ का मास है उस पर डिपेंड कर रहा है और अर्थ के रेडियस पर। यहां देखिए है, यहां था G_ME/RE, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ का और उसका रेडियस। जो प्रोजेक्टिंग बॉडी है उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक पॉइंट ये लिखिए, escape velocity of any body is independent on its mass. It only depending on mass and radius of reference body. It only depending on mass and radius of reference body. ब्रैकेट में अर्थ लिख लो, हम लोग तो अर्थ की ही बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि क्या फार्मूला है और फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे इतना बड़ा डेरिवेशन थोड़ा आपको किसी काम का है, लेकिन उसको बताया हमने जिससे मालूम रहे कैसे आया था। और फिर किस पर डिपेंड कर रहा है ये पूछा जाएगा, कितनी वैल्यू है ये पूछा जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हम थ्रो करें अर्थ सरफेस से, लेकिन उसकी वेलोसिटी VE से कम हो, तब क्या होगा? या तो वापस लौटा या तो वही ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगा। वो स्केप नहीं करेगा, या तो फिर रिटर्न हो जाएगा ऑन द अर्थ सरफेस या किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगेगा। अगर वो रिटर्न होता है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो करेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जी को क्या लेते हैं? कांस्टेंट। और जब बॉडी बहुत ऊपर तक जाएगा तो जी क्या हो जाएगा? वेरी करने लगेगा। तब उसका मोशन तो होगा, लेकिन वो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करेगा। लिखिए नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, उसी में लिखिए, इफ ए बॉडी थ्रोन विथ वेलोसिटी v, अब ये लिख रहे हैं v लेस देन VE, विथ वेलोसिटी v लेस देन VE, it either returned on the earth surface, it either returned on the earth surface or revolving around the planet in certain orbit, revolving around the planet, या अर्थ लिख लो, इन सर्टेन ऑर्बिट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इफ ए बॉडी बीइंग प्रोजेक्टेड, इफ ए बॉडी बीइंग प्रोजेक्टेड with velocity more than escape velocity, more than escape velocity, ये है v more than VE, ब्रैकेट में लिख लो। अगर ऐसा है तब क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो बाहर निकल जाएगा तो कहां जाएगा? ऑर्बिट से बाहर। और उसका पाथ क्या होगा फिर? डिफाइन है
अगर हम एस्केप वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी एस्केप कर जाएगा, और जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस होते हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में जो स्पेस है उसमें वो ट्रेवल करेगा, और पाथ जो होता है वो हाइपरबोलिक होता है। पाथ कैसा रहेगा? पूछा जाता कभी कभी, पाथ कैसा होगा? हाइपरबोलिक। अगर वो अर्थ पर रिटर्न होता है तो उसका पाथ रहता है पैराबोलिक। क्या रहता है? पैराबोलिक। पहले वाले में डाल दीजिए, पहले जो लिखा था रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, वहां लिख लीजिए ब्रैकेट में पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाएगा, है ना? इसमें लिखिए, कितना लिखा था? escape velocity, it will escape and moving in interplanetary space along hyperbolic curve with velocity, ये वेलोसिटी फिर होगी v इक्वल टू, या v डैश लिख लें, स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। v स्क्वायर क्या है? v क्या है? जिस वेलोसिटी से थ्रो किया। v क्या है? एस्केप वेलोसिटी है। तो जो उसका जब आफ्टर एस्केप उसकी वेलोसिटी होगा v डैश, तो रहेगा स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इस वेलोसिटी से वो हाइपरबोलिक पाथ पर मोशन करेगा। चलिए, टॉपिक हो गया। अब हम किसी सैटेलाइट की बात कर लें, है ना? इसमें 3 लॉज हैं। इंटेंसिटी वगैरह नहीं है, पोटेंशियल है, तो यूनिट मास रख देंगे एनर्जी का, तो वही पोटेंशियल हो जाएगा। जो एनर्जी है उसमें हम जब मास m इक्वल टू 1 kg ले लेंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल। हमने सिलेबस लिखवाया था सब, है ना? तो वो जो है वही पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है केपलर, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन की स्टडी किया और प्लैनेट के मोशन के लिए 3 लॉज स्टेट किए थे, जिसको लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड में लॉ ऑफ पीरियड। तो उन्होंने क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, मैं तीनों बता दे रहा हूं यही। फर्स्ट लॉ ये था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिक ऑर्बिट। पहला ये था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिक ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट इट्स वन फोसी। जैसे इलिप्स है तो इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, ये इलिप्स है, एक फोकस इधर होगा तो दूसरा फोकस इधर होगा। तो यहां होगा सन या यहां होगा, और कहीं प्लैनेट ये है, ये प्लैनेट है, तो इसका मोशन इस पर ऐसे होगा इलिप्टिक ऑर्बिट पर। पहला तो ये था। दूसरा उन्होंने ये कहा, एवरी प्लैनेट स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब उनकी एरियल वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट होगी। तो एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में एक प्लैनेट यहाँ है, तो प्लैनेट से सन को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। अब ये लाइन कितना स्विफ्ट होगा? मान लीजिए प्लैनेट एक स्मॉल इंटरवल में P से Q तक मोशन कर गया, तो अब इसको यहां से ज्वाइन करें तो ये एरिया आया, ये एरिया। तो उन्होंने कहा कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल, अगर
इंटरवल ऑफ टाइम है तो इक्वल एरिया स्विप करेगा वो। एरियल वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो एरियल वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर वो सन से बहुत दूर है, जैसे ये दो फिगर अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए एक प्लेनेट यहां पर है और ये है सन, 1 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर किया जब ये दूर था। अब इसकी कुछ एरिया होगी, जब वो यहां पर है तब 1 घंटे में वो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, बी डैश है, तो यहाँ स्मॉल डिस्टेंस चलेगा, तो यहाँ लार्ज डिस्टेंस इसका मोशन होगा। डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ डिस्टेंस क्या चलेगा? स्मॉल, और यहाँ क्या चलेगा? लार्ज। लेकिन ये दोनों एरिया तब इक्वल होना चाहिए, ये उन्होंने स्टेट किया। तो उसको कहा गया एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। थर्ड लॉ क्या है? अगर एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो जो टाइम लगता है उसका कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है टी। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट is directly proportional to cube of semi major axis of elliptic path। तो ये प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब। अब ए क्यूब क्या है? ये है सेमी मेजर एक्सिस, बड़ा वाला, और ये है माइनर एक्सिस। तो एक एक्सिस बड़ा होता तो मेजर एक्सिस लिया गया, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो इसको हम अगर लिखें तो ये कांस्टेंट यहां लिख सकते हैं के ए क्यूब टी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक पाथ। तो यहां जो कांस्टेंट के आया वो क्या है? इस के की वैल्यू क्या होगी? जब सभी प्लैनेट के लिए, सभी प्लैनेट कौन? अर्थ के, सन के सराउंडिंग में कितने प्लैनेट है? 5 है ना? कितने प्लैनेट हैं? 8 हैं कि 9 है? अब आप लोग बताओ भाई, है 8 ही है कि 9 है? अभी ऐसा कुछ जो एक बार आया था कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं सैटेलाइट है, लेकिन अभी तक उसका प्रूफ हुआ नहीं। अभी भी हम लोग 9 प्लैनेट ही मानते हैं कि नहीं। तो सभी प्लैनेट के लिए जब के की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो के कितना आया? किसी को आइडिया है? ये रफली कितना होता है? अरे भाई एनसीईआरटी किताब आप देखिए, नहीं पूछ लिया जाएगा, उसी से पूछा जाएगा। पहला पेज खोलोगे, के की वैल्यू लिखा हुआ है सभी का, जहां पर ये मोशन है, ये अबाउट 3 है, अबाउट 3 है। किसी में 2.94 है तो किसी में 3.05 है। देख लीजिए है कि नहीं, लिस्ट पूरा वो टेबल बना हुआ है। तो ये जो के है वो अबाउट 3.3 के आसपास है। किसी में कुछ कम है तो किसी में कुछ ज्यादा है कि नहीं? लाओ देखा है ना, मिला कि नहीं मिला? ये क्या लिखा है? यही है जो इसमें क्यू लिखा है, टी स्क्वायर बाई ए क्यू। 2.95, 3.00, 2.96, 2.98, 3.01, 2.98, 2.98, 2.99, 2.99, ये 9 का पूरा लिखा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स सभी का। तो इसमें प्लूटो भी है कि नहीं है? तो नहीं रहता तो नहीं रहती उसकी वैल्यू। तो ज्यादातर का 3.0 है, किसी में 3.01 है, कुछ में 2.99 है, 2.98 है। तो इट इज मोस्टली कितना है? 3। आप रफली इसको क्या मान लो, 3 के आसपास है के की वैल्यू। यानी सभी जितने भी प्लैनेट हैं
उनमें टी स्क्वायर बाई ए क्यूब अबाउट कितना है 3.00। ये रफली ये मान लो, कभी पूछा जाएगा, किसी पर्टिकुलर का नहीं पूछा जाएगा। अगर दिया जाएगा एग्जाम में तो के की वैल्यू लिखने के लिए पूछा जाएगा या दिया रहेगा, तो अबाउट 3 रहेगा। ये क्लियर है? ये सब लिस्ट है आपके बुक में, और एनसीईआरटी में जो डाटा है वही आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। अब सैटेलाइट की बात कर लें। सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसी बॉडीज हैं जो प्लेनेट को रिवॉल्व करते हैं, यानी बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट कुछ होते हैं, अर्थ के पास तो कोई नेचुरल है नहीं है, अरे भूल गए, मून है, और किसी के पास? मंगल के पास 2 है, और सबसे ज्यादा किसके पास है? बृहस्पति के पास। कितने हैं अब तक? नहीं 200 नहीं है। अब तक कितने खोजे जा चुके हैं? जितने खोजे गए हों वो बताइए। अब तक लगभग 12 खोजे जा चुके हैं। शनि के पास भी ऐसे बहुत से खोजे गए, और जो शनि है वो तो स्पेशल प्लैनेट है। क्यों स्पेशल है? ड्यू टू इट्स शेप, ये एक स्फीयर है, और ऐसे रिंग है उसमें। कितने रिंग हैं? 7, और एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और न स्फीयर को कोई टच करता है, और सेंटर में वो बना रहता है। सबका मोशन होता है एक साथ साथ। सोचिए, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। तो ये एक स्पेशल प्लैनेट आपका है। अब हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। आर्टिफिशियल भी होता है क्या? आर्टिफिशियल भी है, यानी अगर हम कोई ऐसा बॉडी लॉन्च कर दें जो अर्थ को रिवॉल्व करने लगे तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो भारत ने लॉन्च कर दिए हैं कि नहीं। स्पेस प्रोग्राम में आपकी कंट्री बहुत आगे है। तो ऐसे भी ऐसे भी सैटेलाइट हैं जो अलग अलग रेडियस में, अलग अलग हाइट पर मोशन कर रहे हैं अर्थ के सराउंडिंग में। तो उसमें एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आ गई लाइट? एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसका काम क्या है? कम्युनिकेशन का। उसका काम है कम्युनिकेशन का, सर्वे का। तो 2 होते हैं, एक जियो स्टेशनरी और एक पोलर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनका टाइम पीरियड 24 आवर एग्जैक्टली, जो स्पिन पीरियड है अर्थ का उतना ही होना चाहिए, तभी वो एक ही जगह पर आईपीआर होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने जिस कंट्री के ऊपर उसको छोड़ा है तो वहीं पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि अर्थ ऐसे ही स्पिन करेगा और वो भी उसी के साथ साथ मोशन करेगा। तो कैसा रहेगा? वो स्टेशनरी आईपीआर होगा। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ये सैटेलाइट काम करता है, चाहे वो मोबाइल का हो, यानी कोई भी रेडियो सिस्टम वो सैटेलाइट से ही हमारे पास पहुंचता है। और उसकी हाइट क्या रहती है तब? अबाउट 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। फ्रॉम द अर्थ सेंटर, सरफेस नहीं, सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर। अब उसमें 6400 किलोमीटर और कम से कम जोड़िए, तो इतनी हाइट पर वो सैटेलाइट होते हैं। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो और कम हाइट पर होते हैं, जो पोल के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं बहुत सारे। उनके ऑर्बिट्स सबके सर्कुलर नहीं होते। कैसे होते हैं? इलिप्टिक। कैसे होंगे? इलिप्टिक ऑर्बिट होते हैं। तो इलिप्टिक ऑर्बिट में
कभी बॉडी पास में होती है और कभी दूर हो जाती है कि नहीं। तो उसमें दो पॉइंट हैं, पेरिगी और एपोगी। पेरिगी का मतलब नियर डिस्टेंस, एपोगी का मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस। तो अलग अलग स्पीड रहती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ये सब भी आपके उसमें है निकालना। तो जरा अब हम पहले जो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं सैटेलाइट, उनकी बात कर लें। तो अगर अर्थ के सराउंडिंग में एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, मान लीजिए सैटेलाइट है जिसका मास है m, तो इसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी v0। कितनी हाइट पर है ये, या पहले रेडियस की बात कर लें, ये है रेडियस। अगर हाइट ये होगा h और तब ये है re, तो r इक्वल टू होगा re प्लस h। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा होगा टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। उनमें खूब ज्यादा रिलेशन पूछे जाते हैं। पूछा था एक दिन तुमने कि नहीं, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, अभी रिजल्ट निकल के आएगा। अगर कोई आर रेडियस के ऑर्बिट में m मास का सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो इट पासेस बोथ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है, PE इक्वल टू माइनस जी ME m अपॉन स्मॉल r। अभी बताया था वो यूनिवर्सल है, हमेशा वही रहेगा। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ प्लेन सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये अभी तो कई बार निकाला, इसको लिखा, इतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी है, के लिख दें, तो ये होगा हाफ m VO का स्क्वायर कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m स्क्वायर। ये सब तो एकदम मालूम रहना चाहिए हमेशा। लेकिन अब इसको अगर हम चाहते हैं टोटल एनर्जी निकालना तो एक ही तरह का होना चाहिए, तभी तो ऐड हो पाएगा कि नहीं। टोटल एनर्जी तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और फिर क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो जरा देखिए इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, अगर कोई सैटेलाइट या कोई बॉडी मोशन कर रहा है किसी दूसरे बॉडी के सराउंडिंग में तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर पाथ अगर है तो क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिलेगा, ग्रेविटी से। कहां से मिलेगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट करता टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले तो ये देखिए, जो Fc है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, Fg से। Fc क्या होता है, m VO स्क्वायर बाई r। VO क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, O फॉर ऑर्बिटल। अब ये Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में। तो यहाँ मास m ही है और यहाँ मास m है, तो ये होता है G m अपॉन r स्क्वायर, यही है ना। अब एक टर्म इसमें काट दो, एक रेडियस कट गया और ये m कट जाएगा, तो अब आपका VO कितना हुआ, ये हो गया G ME अपॉन r, इसका स्क्वायर रूट कि नहीं। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, VO स्क्वायर रूट GME अपॉन RE प्लस H। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल r है वो क्या है, RE प्लस H। तो एक इक्वेशन ये आया।
चाहे हम इसको यूज करें चाहे फिर इसको यूज कर लें। हम GME को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे? अभी निकाला था, हमारे पास एक रिलेशन था स्मॉल g, तो ये है GME अपॉन RE स्क्वायर। बार बार लिख रहा हूं, तो GME क्या है? GRE स्क्वायर है, तो रख ले। तो VO इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट यहाँ GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। RE चाहे तो बाहर लिख लें, तो VO इक्वल टू RE स्क्वायर रूट G अपॉन RE प्लस H। तो ये भी इक्वेशन हो जाएगा। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें और चाहे ये लिख लें। एक कंडीशन होती है, सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस। अगर सैटेलाइट अर्थ के पास में है तो H को हम 0 के इक्वल वैसे नहीं होता, टेंड्स टू 0 ले सकते हैं। तो सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस, H टेंड्स टू 0, तो VO क्या आ जाएगा? ये हो गया RE स्क्वायर रूट G बाई RE को अंदर ले जाएंगे, तो VO इक्वल टू स्क्वायर रूट RE अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा, तो ये हो गया G RE स्क्वायर अपॉन RE, एक कैंसिल हुआ, तो VO इक्वल टू आया स्क्वायर रूट G RE। एस्केप वेलोसिटी क्या आया था? अंडर रूट 2G RE। कितना आया था? अंडर रूट 2G RE। और वो भी कहाँ था? सरफेस ऑफ अर्थ के पास ही तो लिया था। और सैटेलाइट भी अब हमने क्या ले लिया? सरफेस ऑफ अर्थ के पास है। तो अगर अर्थ सरफेस के पास कोई सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? m, तो उसकी भी एस्केप वेलोसिटी क्या है? वही अंडर रूट 2G RE कि नहीं है? लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट G RE है, तो उससे कम है ना? कम है, निकाल लो कितना आया। VO इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये होता है 7.92 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या 7.92 किलोमीटर पर, इतना है। समझ में आ गया? तो ये फार्मूले हैं, जो भी चाहेंगे रख लेंगे। लिखिए, सैटेलाइट के लिए है सैटेलाइट मोशन, अब ये अभी निकालेंगे, ये तो मालूम है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये दोनों रहेगा उसमें। यहां से लिखना आपको, आज खत्म करना है इसको थ्योरी। आज तीसरा लेक्चर है सर। आज खत्म करना चैप्टर, थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, इतना जितना है एनर्जी तक है, हो जाएगा। 2 दिन हम न्यूमेरिकल ही कराएंगे कि तो सर केपलर लॉ वाला ज्यादा तेज है, मुझे समझ में आया, बाकी बच्चों को नहीं आया। सबको आ गया। क्वेश्चन जो वही मार्क्स किया था। चलो कहोगे तो लिखवा देंगे, उसमें क्या है? कहोगे तो उसको लिखवा दूंगा, वैसे बता तो दिया। हम तो कर लेंगे सर। इंटेंसिटी का कोई क्वेश्चन आता है नहीं आया आपकी बात में? अरे मास पर यूनिट यानी फोर्स पर यूनिट मास इंटेंसिटी है।
फोर्स पर यूनिट मास, m से डिवाइड कर देंगे वही इंटेंसिटी हो जाएगा। सिलेबस में है नहीं, लेकिन दे दिया होगा कहीं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, केपलर्स लॉज है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इतने टॉपिक हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत? अब टाइम पीरियड भी निकाल लो। अगर वो अर्थ सरफेस के पास कोई सैटेलाइट मोशन कर रहा हो तो उसकी स्पीड कितनी है? अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड, 7.92 है ना, अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड है। और एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो केवल √2 टाइम्स का डिफरेंस है। अभी हम रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी लें तो बहुत बार पूछा गया है। क्या रहता है? VE था स्क्वायर रूट 2GRE और VO था स्क्वायर रूट GRE। इन दोनों का रेशियो ले VE अपॉन VO तो केवल √2 आया। तो VE इक्वल टू √2 टाइम्स VO। तो इसका मतलब अगर किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी को √2 टाइम्स यानी 1.414 टाइम्स, √2 माने 1.414 टाइम्स बढ़ा दें तो एस्केप कर जाएगा। यह है रिलेशन बिटवीन VE एंड VO, लिख लो। और ये नियर टू द अर्थ सरफेस दोनों है। हाँ? बता रहे हैं टाइम पीरियड। लिख लिया? चलिए अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन देखिए। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T लिखते हैं तो कितना डिस्टेंस चलेगा और कितने स्पीड से चलेगा। टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कि नहीं? अरे टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन कितना डिस्टेंस चलेगा जब एक रिवॉल्यूशन करेगा? 2 पाई r। कितना डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई r। और किस स्पीड से चल रहा है? VO से। 8 किलोमीटर पर सेकंड तो पर्टिकुलर वैल्यू है। क्या स्पीड है उसकी? VO है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 पाई r। VO क्या था? √GME अपॉन r। तो इसको नीचे है ना, ऊपर लिख दें तो r अपॉन GME। क्लियर है? अरे देख लो, VO इक्वल टू था √GME अपॉन r। तो अभी इस r को चाहें तो अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट, r अंदर करेंगे तो r स्क्वायर इंटू r अपॉन GME। तो ये T इक्वल टू हो गया 2 पाई √r का क्यूब अपॉन GME। r क्यूब है रेडियस का क्यूब,
जी हम ई को रिप्लेस कर सकते हैं, आर को भी रिप्लेस कर लें। टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, ये है आर ई प्लस एच का क्यूब, और ये जी आर ई स्क्वायर स्मॉल जी, आर ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई था ना, अभी तो लिखा था जी आर ई स्क्वायर है। अब नियर टू द अर्थ सरफेस निकाल सकते हैं, तो फॉर सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस एच टेंस टू 0, तो अगर एच टेंस टू 0 है तो क्या रिलेशन बना, देखिए टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, आर ई बचेगा तो आर ई का क्यूब है, और नीचे क्या है आर ई का स्क्वायर, तो 2 कट गया। अरे लिख दे भाई, आर ई का क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, केवल यही है तो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, तो ये 2 पावर कैंसिल हुआ, तो अब क्या आया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। ये किसके लिए आया, सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस, इक्वेशन क्या हो गया था उसके पहले 3, यहाँ 4 डाल दो, ये जनरल है, और फिर ये 5 है, ये पर्टिकुलर हो गया। टी को निकाल सकते हो, कांस्टेंट है 2 पाई और आर ई और जी। एक और रिलेशन यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब जाएंगे तो पेंडुलम का टाइम पीरियड, किस पेंडुलम का ये टाइम पीरियड है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, यानी ये पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, वेरी लार्ज लेंथ, उसका भी टाइम पीरियड क्या होता है, यही 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। और ये कितना आएगा वैल्यू रखो, तो जब सॉल्व करोगे 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और 9.8, तो ये 50-75 सेकेंड, 50-75 सेकेंड के आसपास है। मिनट में बदल लो तो 84.6 मिनट, ये है, इतना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है नियर टू द अर्थ सरफेस। कितना, 84.6 मिनट, इतने देर में एक रिवॉल्यूशन वो करेगा, किस स्पीड से, अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड, 7.92 था ना, उस स्पीड से अगर चलेगा तो 84.6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर पाएगा कि नहीं। बहुत से सैटेलाइट हैं जिनका टाइम पीरियड इससे भी कम है, तो वो ऐसे नहीं है सर्कुलर पाथ में, उनका इलिप्टिक पाथ में मोशन होगा, उनका मोशन जो होगा वो इलिप्टिक पाथ में। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, लिखो जल्दी। जितनी थ्योरी है सब बता दे रहा हूँ, इसमें कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है, ये सब जितने रिजल्ट है याद होना चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं याद रहेंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए एनर्जी निकाल लें, उसमें भी कई टॉपिक पूछे गए, और एक है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को कहा जाता है एंगुलर MVR। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम किसी सैटेलाइट का देखें तो क्या होगा, पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये। अगर हम
किसी भी प्लैनेट की, किसी सैटेलाइट की, किसी स्टार की बात करें यूनिवर्स में, तो उस पर कोई टार्क एक्ट कर रहा है कि नहीं? कोई टार्क लग रहा है? अरे भाई, आपको रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ा दिया गया है। टार्क का मतलब जानते होंगे। बिना टार्क के रोटेशनल मोशन कभी नहीं होगा। तो अगर कोई मोशन है, प्लेनेट का हो या सैटेलाइट का है, तो वो ऑर्बिटल मोशन है ना? क्या उसके मोशन में कोई चेंज होता है या स्पिन मोशन है, तो क्या मोशन में कोई चेंज हो रहा है? अगर हम किसी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या MVR, यही है एंगुलर मोमेंटम। तो MR इंटू V, तो V कितना था? V नहीं, V क्या है? GME/R। VO क्या था? GME/R कि नहीं? ये एक कांस्टेंट टर्म है कि इसमें कुछ वेरिएबल है? रेडियस तो फिक्स है, ये क्या है हमेशा? क्यों ऐसा है? क्योंकि बॉडी पर कोई टार्क एक्ट नहीं करता है। अगर कोई टार्क एक्ट करेगा तब क्या होगा? जैसे अर्थ स्पिन कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ऑर्बिटल मोशन है तो स्पीड चेंज हो जाएगी। कब? जब उस पर कोई फोर्स या कोई टार्क लगेगा तब। अगर ऐसा एक्सटर्नल जो बॉडी यूनिवर्सल बॉडी है, तो ना तो उस पर एडिशनल कोई फोर्स लगता है, जो फोर्स पहले से था वही है, और ना तो उसमें कोई टार्क लगता है। तो ना तो ऑर्बिटल मोशन कभी चेंज होगा और ना ही उसका स्पिन मोशन कभी चेंज होगा। जब कभी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं कि उसको कहीं दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है, तब उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है अलग से। तब हम उसके लिए फिर वही प्रोसेस है, जैसे अर्थ से किसी प्लेनेट, किसी सैटेलाइट को किसी प्लेनेट से लॉन्च करते हैं, तो जो पूरा सिस्टम लगता है, फिर वो पूरी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। फिर वो जा करके उस सैटेलाइट में पहले अटैच होता है और तब फिर उसकी स्पीड को बढ़ा करके तब उसको दूसरे ऑर्बिट में हम ले जा सकते हैं। तो ये बहुत टिपिकल कंडीशंस होते हैं सारे, है ना? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और जब तक कोई एक्सटर्नल टार्क ना हो, ना तो ऑर्बिटल मोशन में कोई चेंज होता है, ना तो स्पिन मोशन में कोई चेंज होगा। तो बहुत बार पूछा जाएगा ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखिए एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अभी ये निकाला था कि अगर कोई सैटेलाइट मोशन कर रहा हो तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी है? कौन कौन सी एनर्जी है? दोनों है। ऑर्बिटल मोशन करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये देखिए, -GMEM/R। R माने RE+H। अभी हाइट ले रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो डिटरमिन कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12m/VO का स्क्वायर। लेकिन अब हमको MVO स्क्वायर चाहिए, वैसे निकाल चुके हैं पीछे, लेकिन आप बार बार चाहो तो लिख सकते हो। कहां से मिलता है उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स Fg से। तो Fc क्या है? MVO²/R, और ये है GMEM/R। तो ये एक R स्क्वायर, एक R हटा दीजिए और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 MVO² हो गया। ये R कैंसिल हुआ तो MVO² आया,
1/2 इधर लिखा, 1/2 इधर भी लिख दो, तो ये हो गया 1/2 GMEM अपॉन R। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ये ऐसे ही है, जैसे ये है तैसे ये भी है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, लिखो मत अभी। टोटल एनर्जी देखो क्या है, टोटल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो कैपिटल E इक्वल टू U प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है -GMEM अपॉन R, और ये प्लस हाफ GMEM अपॉन R। तो ये कॉमन ले लो, यहाँ -1 प्लस हाफ, और ये GMEM अपॉन R कॉमन है, तो -1 प्लस 1/2 -1/2 क्या आया, -1/2। तो ये हो गया -1/2 GMEM अपॉन R। तो ये है टोटल एनर्जी। तो ये इक्वेशन लिख लिया 4। टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव। टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। और निगेटिव टोटल एनर्जी किसका होगा, अगर एनर्जी टोटल निगेटिव है तो ये क्या है, वर्क एनर्जी पावर में बताया था, बाउंड सिस्टम है। ये क्या है, बाउंड सिस्टम है। इसका मतलब कोई भी सैटेलाइट है तो प्लैनेट से बाउंड है, कोई प्लैनेट है तो स्टार से बाउंड है। जब तक कि उसको इतनी एनर्जी हम ना दे दे कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए, तब तक वो बाउंड रहेगा। जब उतनी एनर्जी उसको देंगे कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए, तब वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो इतनी एनर्जी से ही वो बाउंड है। और एक बताया था हमने, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, उनकी भी एनर्जी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, निगेटिव। इसीलिए वो भी बाउंड रहता है। जब तक उसको हम बाइंडिंग एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो एस्केप। तो अब ये बाउंड एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए U, K और E में क्या रिलेशन है, यहां देखो, ये है U, यही P पोटेंशियल एनर्जी तो U है, और ये क्या है K काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आपका है K इक्वल टू है हाफ GMEM अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है भी, लेकिन जितना ये है उतना ये भी है, देख लो सेम है कि नहीं। लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये तीनों है, यही इक्वेशन लिखा है। तो अगर हम रेशियो ले E/K तो सेम रिजल्ट है, एक माइनस साइन है तो क्या आया, -1। इससे बड़ा रिजल्ट निकला, E इक्वल टू माइनस ऑफ K या K इक्वल टू माइनस ऑफ E। जितना K है वही E है, बट निगेटिव वैल्यू है कि नहीं है। दूसरा, हम टोटल एनर्जी ले लें और पोटेंशियल एनर्जी ले। पोटेंशियल एनर्जी देखो ये है GMEM अपॉन R, और यहाँ 1/2 GMEM अपॉन R है। दोनों निगेटिव हैं, दोनों क्या है, निगेटिव हैं। तो अगर हम E/U लिखें तो माइनस माइनस हट गया कि नहीं, यहां भी माइनस है और यहां भी GME अपॉन R। तो पहले हमने E लिया है, तो E है 1/2 अपॉन 1। तो इसका मतलब हुआ E/U ये 1/2 है, तो क्या हुआ, U इक्वल टू कितना आया, U इक्वल टू 2E आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से। क्यों ज्यादा है, माइनस वैल्यू की वजह से।
कि नहीं, निगेटिव वैल्यू की वजह ज्यादा, तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव में। U इक्वल टू 2E है और K इक्वल टू -E है। K इक्वल टू क्या है, -E, क्या लिखा, K इक्वल टू -E या E इक्वल टू -K और U इक्वल टू 2E। इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग सवाल है सब। बाइंडिंग एनर्जी, हाँ, चूंकि ये निगेटिव वैल्यू है, बाउंड सिस्टम के लिए होता है। अगर इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो स्केप नहीं करेगा। तो पहले ये रिजल्ट लिखो जल्दी, अभी बाइंडिंग एनर्जी लिख देता हूं, जिससे टॉपिक कुछ खत्म हो जाएगा। टाइम तो हो गया, वैसे हो गया इतना, लिख लिया, लिखो भाई जल्दी, आएंगे अभी तो बता दूंगा क्या करना। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी यही है, जितनी एनर्जी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी ये होता है प्लस जितना है हाफ GeM अपॉन R, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी से वो बाउंड है। इतनी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो टोटल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, 0, और 0 का मतलब वो ग्रेविटी के बाहर हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। ये इतने टॉपिक आपके सिलेबस में थे, तो पूरी थ्योरी हमने आज बता दिया। अब 2 दिन और है, 2 दिन केवल न्यूमेरिकल ही बताएंगे। अगला जो टेस्ट है उसमें 17 क्वेश्चन इसके हैं ग्रेविटेशन के, और कुल 24 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी पावर का भी दे दिया है, जिससे वो थोड़ा रिवीजन होता रहेगा, नहीं तो आप उसको पढ़ोगे ही नहीं। तो इसका 17 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन अभी है। अगले में और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे जब अगला टेस्ट होगा, है ना, इसी पार्ट का। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और वर्क एनर्जी पावर में अब जो आएंगे वो थोड़ा पहले से डिफिकल्ट होंगे, बाकी रोटेशनल का होगा। इसमें फिजिक्स का जो हमारा पार्ट है उसमें 17 है ग्रेविटेशन के, 7 है वर्क एनर्जी पावर के, 24 क्वेश्चन टोटल हैं, बाकी रोटेशनल का होगा। दो ही दिन बाद फिर है क्लास।